अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में, जहां पे टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स को डील किया गया है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये बी कैटेगरी में आता है। अब इस चैप्टर के ब्रीफ को समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो टैक्स की लायबिलिटी हम निकालते हैं आफ्टर अप्लाइंग द रेट्स ऑफ टैक्सेशन, स्पेशल और रेगुलर वाले टैक्स लगाने के बाद जो टैक्स की लायबिलिटी आती है, अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज्म बनाए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स का कलेक्शन दो तरीके से करता है। एक तो करता है डायरेक्टली फ्रॉम द असेसी, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दो अलग अलग कैटेगरी है। तो कुछ लोगों पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है जिनको साल खत्म होने से पहले ही टैक्स भरना पड़ता है, और जो बाकी के लोग बच जाते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद सारी की सारी इनकम असेस करने के बाद अपना रिटर्न फाइल करते टाइम उससे पहले टैक्स को पेमेंट करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म जो बनाया है वो है टीडीएस और टीसीएस का मैकेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इनकम्स या कुछ पेमेंट्स आप करते हो तब आपको टीडीएस कट कर लेना है जो रिसिपिएंट है उसका, और आपको डिपॉजिट करना है विद गवर्नमेंट। और जब जो रिसिपिएंट है वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तब ये जो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट करके जमा करवाया हुआ है विद द गवर्नमेंट वो क्लेम कर सकता है उसके टैक्स की लायबिलिटी के सामने। तो इन प्रोविजंस को हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं विद टीडीएस। तो टीडीएस के प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 192 से लेकर 197 तक। एक एक करके सेक्शंस फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 192, ये आता है बेसिकली सैलरी के ऊपर। तो जो रेसिडेंट एम्प्लॉइज है इनको अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो इस सेक्शन में कैटेगराइज होता है। सबसे पहले देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख इन केस ऑफ न्यू रिजीम, इसके ऊपर अगर आपकी सैलरी जा रही है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या है, तो यहाँ पे सैलरी के अंदर कोई भी फिक्स रेट नहीं दे रखा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको पूरा का पूरा उसका सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जहां पे असेसी उसकी जो बाकी की इनकम्स है उसका भी डिक्लेरेशन देगा, साथ ही साथ उसके डिडक्शंस अगर है कुछ तो वो भी डिक्लेयर करेगा, और उसका अगर ऑलरेडी कोई टीडीएस कट चुका है तो वो भी इंफॉर्मेशन देगा। मतलब एम्प्लॉयर को एक तरह से पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिटर्न का एस्टिमेशन करना है, और वहां पे जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसके बेस पे वो टैक्स का रेट डिसाइड होगा और फिर टीडीएस का डिडक्शन किया जाएगा। अब ये टैक्स का डिडक्शन कब करना है, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जब भी सैलरी का पेमेंट किया जाए उसमें से जो भी टैक्स पेएबल आ रहा है वो डिडक्ट करने के बाद आप सैलरी का पेमेंट करो। फॉर एग्जांपल साल भर का टीडीएस आ रहा है 1 लाख रुपीस, तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपको सैलरी में से काट के बाकी की सैलरी ही पेमेंट करनी है, सो दैट उसका जो टीडीएस है वो पहले से डिडक्ट हो जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 193 की। यहाँ पे कवर होते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यहाँ पे बात हो रही है। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने इशू किए हैं, तो यहाँ पे 10,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है या क्रेडिट किया जा रहा है तो 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। हावेवर पब्लिक कंपनी अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को पे कर रही है अप टू 5,000 का इंटरेस्ट, तो वहां पे कोई भी टीडीएस की जवाबदारी नहीं है। हावेवर कुछ जगह पे ये टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, उसके अलावा एनएससी, उसके अलावा डिबेंचर्स ऑफ नोटिफाइड पीएसयूज, यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो अंडर सेक्शन 193 10% टीडीएस काटना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर हो रहा है, और 5,000 के ऊपर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी पेइंग इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब आता है सेक्शन 194 दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पे जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है तब किस तरीके से टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ते हैं। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज मोर देन 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 5,000 से ऊपर टीडीएस हो रहा है एक ही बार में तो भी टीडीएस काटना है, या फिर 1,000 या 2,000 पे कर दिया और बाद में जब नेक्स्ट पेमेंट हो रहा है तब अगर 5,000 से ऊपर चला जा रहा है तो पूरे 5,000 के ऊपर जो अमाउंट गई उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा, शेयर होल्डर बाय एनी अदर मोड अदर देन कैश। अगर कैश के अलावा किसी तरीके से पे किया जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। जितना भी डिविडेंड आप पे करोगे काइंड में तो उसका जो भी टीडीएस है वो आपको डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 10%। यहाँ पे जो भी डिविडेंड पे किया जा रहा है उसका 10% टीडीएस का रेट है। टाइम ऑफ डिडक्शन बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब पेमेंट करने से पहले आपको टीडीएस जमा कर देना पड़ेगा। अब आता है सेक्शन 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो सेक्शन 193 में जो कवर हो गया उसके अलावा का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 194A में आता है। काफी बड़ा सेक्शन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है वो दो अलग अलग कैटेगरी है। एक है अगर बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है तो, और बाकी के केसेस अगर बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बैंकिंग बिजनेस में है वो अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो 40,000 से ज्यादा अगर ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट जा रहा है तो टीडीएस डिडक्टिबल होगा, और ये 40,000 हो जाएगा 50,000 इन केस रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो पेई अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट,
और अगर बाकी के लोग हैं तो 40,000 की लिमिट इन केस जो पेयर है इट इज बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है। उसके अलावा के बाकी के सारे जो केसेस है वहां पे 5,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं तो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके लिए 40 और 50,000 की लिमिट है और बाकी के लोगों के लिए 5,000 की लिमिट है। तो ये एग्रीगेट 5,000 से ऊपर जा रहा है या 40 और 50,000 से जा रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेयर की। तो भाई टीडीएस के जो प्रोविजन है वो हर एक पेयर के लिए नहीं है। तो कुछ पेयर जो होते हैं, जो छोटे पेयर्स हैं या जो बड़े बिजनेस नहीं कर रहे, उनके लिए छूट दे रखी है। तो हर एक सेक्शन में पेयर को डिफाइन कर रखा होगा। तो यहाँ पे 194A के लिए जो पेयर है वो कौन है? एनी पर्सन other than individual or HUF whose turnover from business or profession do not exceed 1 crore in case of business and 50 lakh in case of profession during the immediately preceding financial year responsible for paying interest other than interest on securities। यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि सारे के सारे 80 से इंक्लूडेड है, बट इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस का टर्नओवर नहीं है और इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका प्रोफेशन में 50 लाख से ऊपर ग्रॉस रिसीट नहीं है, उन लोगों को टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि भाई टीडीएस जो है मेजोरिटी टीडीएस के सेक्शंस के अंदर हर एक पर्सन को टीडीएस काटना है, बट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और ग्रॉस रिसीट 50 लाख के नीचे है इन केस ऑफ प्रोफेशन। तो ये आपको याद रखना है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10%। अब यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, वो पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे हम लोग फटाफट। उसके अलावा टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो लिस्ट है वो रिफर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A दे रखा है। तो भाई 5,000 और 40,000 या 50,000 की जो लिमिट है वो तो हमने देख ली। इसके अलावा पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। अब जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है वो एक एक करके देखते हैं। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर। तो भाई पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नोटिफाइड इन दिस बिहाफ। तो नोटिफाइड जो स्कीम्स है उसके अंदर भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई सारे केस दे रखे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। तो ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है लिस्ट को। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर 194B। यहाँ पे अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी कर रहे हो तो वहां पे आपको 10,000 से ज्यादा अगर अमाउंट मिल रही है ग्रॉस अमाउंट, तो उसका 30% टीडीएस काट के आपको अमाउंट मिलेगा। सेम वे ऑनलाइन गेम्स के केस में आपको 30% टीडीएस काट के मिलेगा। यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, बट यहाँ पे नेट अमाउंट पे टीडीएस काटा जाएगा। तो 194B एंड 194BA आपको याद रखना है। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम रेयर सोर्सेज जो है वहां पे 10,000 की लिमिट है, 30% टीडीएस काट के आपको पेमेंट मिलेगा। अब आता है सेक्शन 194C दैट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को आप किसी भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट दे रहे हो तो वहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये वर्क जो है इसको डिफाइन कर रखा है पूरा का पूरा डिटेल में कि भाई वर्क मतलब क्या। यहाँ पे अगर आपका वर्क है और आप पेमेंट कर रहे हो टू कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड 30,000। तो अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्टर को या क्रेडिट कर रहे हो मतलब उसका बिल आया है तो 30,000 से ज्यादा अगर हो जा रहा है, 30,000 एग्जैक्ट है तो टीडीएस नहीं काटना, बट 30,000 के ऊपर अमाउंट जा रही है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। हावेवर अगर एग्रीगेट जो है पूरे साल भर का अगर 1 लाख से ऊपर जा रहा है, मतलब सिंगल पेमेंट 25,000 के 5 कर दिए आपने, तो सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, बट आपका एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर जो है अगर 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो वैसे केस में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी पहले हो जा रहा है, तो आपने 25-25 के 3 पेमेंट किए और फिर आप 30,000 कर रहे हो तो टीडीएस पूरे पे काटना है। 25-25 के 4 कर दिए तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट 25-25 के 4 किए और जब 5वां पेमेंट कर रहे हो मतलब 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट जा रही है तो वहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। हावेवर कुछ एक्सेप्शन है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो उनको टीडीएस नहीं काटना जहां पे आप पेमेंट जो कर रहे हो एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कुछ कलर काम करवा रहे हो, कुछ भी रिपेयरिंग वर्क करवा रहे हो, तो वहां पे अगर पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ खर्चा कर रहे हैं तो वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, कितनी भी अमाउंट आप पे कर रहे हो। पेयर जो है वो कौन है? तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जहां पे 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट से ऊपर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा रेट ऑफ टीडीएस क्या है? तो यहाँ पे हमको पेई को देखना पड़ेगा। पेई मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो वहां पे 1% टीडीएस है। उसके अलावा बाकी के लोग जो है वहां पे 2% टीडीएस का रेट है। इसके अलावा कुछ केसेस में टीडीएस नहीं काटना होता, जैसे ट्रांसपोर्टर अगर जिसके पास 10 से कम ट्रक्स है वो डिक्लेरेशन और अपना पैन जो है वो आपको दे देता है, कह देता है कि भाई मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं जहां पे मैं बता रहा हूं कि मेरे 10 या उससे कम ट्रक्स है और मेरा पैन भी मैं आपको दे रहा हूं, तो वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं,
बाकी हर एक केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 1% और 2% पे के हिसाब से। फिर आता है सेक्शन 194D, दैट इज इंश्योरेंस का कमीशन। तो अगर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बिजनेस सॉलिसिट करके दे रहे हैं फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो जब इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपने एजेंट्स को पेमेंट करती है कमीशन का, तो वहां पे जो टीडीएस काटना है उसकी लिमिट्स क्या है। यहाँ पे 15,000 से ऊपर अगर कमीशन पे किया जा रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे 5% टीडीएस काटना था। अगर सामने वाला नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट है, मतलब कॉर्पोरेट नहीं है। उसके अलावा 10% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब जो एजेंट है वो अगर कंपनी है तो उसको 10%, और कंपनी के अलावा कोई भी एजेंट है तो वहां पे 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर ही यहाँ पे लिमिट है। अब आता है सेक्शन 194DA, एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1010D। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी की प्रोसीड्स आपको मिल रही है और वो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब जो एग्जम्प्ट नहीं है वैसा इंश्योरेंस का क्लेम या इंश्योरेंस का मैच्योरिटी आपको मिल रहा है, तो वहां पे टीडीएस काट के देगी इंश्योरेंस कंपनी। कितना टीडीएस काटेगी, तो जो प्रोसीड्स एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब जो टैक्सेबल वाली है, उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड क्या है, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख एग्जैक्ट है तो भी टीडीएस काटेंगे, 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी टीडीएस काटेंगे। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयरिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/24 द रेट ऑफ टैक्स इज 2%। तो भाई 5% रेट था 30/9/2024 तक, और उसके बाद हो गया 2%। यहाँ पे जो टीडीएस का रेट है वो किस पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इनकम कंप्राइज, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मैच्योरिटी जो प्रोसीड्स आ रही है उसमें से प्रीमियम पेड माइनस करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और जो नेट कमाई हो रही है पॉलिसी होल्डर को उस पर ही टीडीएस काटा जाएगा। पहले ये ग्रॉस अमाउंट पे था, फिर प्रोविजन चेंज किए, और जो नेट आप कमा रहे हो, मतलब आपका जो मैच्योरिटी का प्रोसीड्स आ रहा है माइनस जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा, नेट जो अमाउंट आपकी कमाई हो रही है उस पर टीडीएस काटा जाएगा 5% अप टू 30 सितंबर 24, और फ्रॉम 1 अक्टूबर ये हो गया 2%। टाइम ऑफ डिडक्शन इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। फिर आता है 194H, कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो भैया इंश्योरेंस के अलावा जो कमीशन होता है उस पर भी 15,000 की लिमिट ही है। टीडीएस 5% था 30/9/2024 तक, उसके बाद हो गया 2%। और पेयर कौन हो सकता है, 194A में जो लिखा था वही, कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका 1 करोड़ और 50 लाख के नीचे रिसीट हो रहा है। अब आता है सेक्शन 194I, दैट इज रेंट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मोर देन 2,40,000 इन फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 2,40,000 से ज्यादा अगर रेंट पे किया जा रहा है, पेयर कौन, सेम इज 194A। अब आता है रेट ऑफ टीडीएस। तो भाई रेट ऑफ टीडीएस प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% है, और लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग के केस में 10% है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, मूवेबल व्हीकल्स होते हैं, जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया, अगर ऐसी कोई भी मशीन है तो वहां पे टीडीएस का रेट है 2%, और बाकी के केसेस जो लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग है उसके अंदर 10% का रेट है। पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, यहाँ पे टाइम ऑफ पेमेंट है। तो ये रेंट हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो टीडीएस पे करना है ये 194A के हिसाब से जो पेयर है उसी को पे करना है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से नीचे है, उनको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, भले वो रेंट ज्यादा पे कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी कवर करने के लिए यहाँ पे लाए सेक्शन 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टन इंडिविजुअल एचयूएफ। तो ये कौन से वाले इंडिविजुअल एचयूएफ है, ये वो वाले हैं जो यहाँ पे 194I में कवर नहीं हो रहे। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो अगर मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है, साल का भले ही 2,40,000 ना हो, पर मंथली रेंट अगर 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 5% काटना था 30/9/2024 तक, और फिर हो गया 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि रेंट के केस में अगर एनुअल रेंट 2,40,000 से ऊपर है और अगर आप पेयर हो जा रहे हो एज पर 194I, तो आपको वहां टीडीएस काटना है, और वहां आप पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है कि 50,000 से ज्यादा मंथली अगर रेंट आप पे कर रहे हो तो वहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 2% फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, और उससे पहले 5% था। अब आता है सेक्शन 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अब ये कौन सी एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, रूरल, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो किसी पर्सन को, किसके लिए, आप लैंड और बिल्डिंग या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर रहे हो, वहां पे कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो 1% ऑफ कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पेमेंट करो या क्रेडिट करो, उसमें से दोनों में से जो पहले आ रहा है तब आपको टीडीएस का डिडक्शन करके पेमेंट करना होगा। अब आता है सेक्शन 194J, दैट इज फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फीस और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, या फिर रॉयल्टी के लिए पेमेंट कर रहे हो, या फिर नॉन कम्पीट फी पे कर रहे हो किसी को, या कंपनी अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, तो वहां पे टीडीएस काटना
पड़ेगा। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कितनी है 30,000 इन दिस फर्स्ट 3 केसेस। फोर्थ केस जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप 10 रुपए भी पे कर रहे हो तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट क्या है 2% टेक्निकल फीस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर और रॉयल्टी इन केस ऑफ सिनेमेटोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी के केसेस में 10% है, मतलब अगर टेक्निकल फीस है या फिर कॉल सेंटर ऑपरेशन के लिए पेमेंट किया जा रहा है या फिर रॉयल्टी पे की जा रही है सिनेमेटोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहां पे रेट ऑफ टीडीएस है 2%। बाकी के सारे केस में 10% का टीडीएस का रेट है। तो थ्रेशोल्ड पे फिर से आ जाए तो प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज का 30,000 का लिमिट है, रॉयल्टी के लिए 30,000 का लिमिट है, नॉन कम्पीट फीस के लिए भी 30,000 का लिमिट है, बट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। अब ये तीनों टाइप के पेमेंट है, इसकी सेपरेट लिमिट आपको गिननी है। फॉर एग्जांपल सेम पर्सन को आप प्रोफेशनल फीस भी पे कर रहे हो और आप रॉयल्टी भी पे कर रहे हो, तो दोनों को अगर 25-25 हजार पे कर रहे हो या 30,000 एग्जैक्ट भी पे कर रहे हो तो 30,000 से ऊपर नहीं जाने की वजह से उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब जो तीन आइटम्स है इनकी थ्रेशोल्ड जो है वो आपको अलग अलग गिननी है और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर आता है 194 LA। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर अगर अमाउंट पे की जा रही है इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन तो 10% टीडीएस काट के बाकी का पेमेंट किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 194A पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कमीशन और ब्रोकरेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। भाई ये पेमेंट जो है ऑलरेडी इंक्लूड हो गए अलग अलग सेक्शंस में, तो ये बेसिकली किसके लिए है, जो लोग वहां से बच जा रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख से नीचे है, तो वैसे जो पेयर्स हैं वो लोग टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को कवर करने के लिए यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाया गया। तो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनको टीडीएस नहीं काटना पड़ रहा है बाकी के सेक्शंस में, अगर वो 50 लाख से ऊपर अगर ये कोई भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को फीस पे कर रहे हैं या कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या फिर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज पे कर रहे हैं, तो वहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। 5% टिल 30 सितंबर था और उसके बाद हो गया 2%। तो बेसिकली यहाँ पे 194C H और J जो है उसी का एक्सटेंशन है। तो ये बेसिकली लाया गया इसलिए कि वहां जो सेक्शंस है उसके अंदर जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनका टर्नओवर अचीव नहीं हो रहा है वो लोग पेमेंट तो कर रहे हैं, बट वहां पे सामने वाला जो पर्सन रिसिपिएंट है वो इनकम शो नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे टीडीएस नहीं कट रहा, तो सरकार उसको ट्रैक नहीं कर पा रही। तो ये ट्रैक करने के लिए ये लिमिट लाई गई। तो 50 लाख के ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन कि हमने 3 सेक्शन देखे जहां पे आप कैजुअल पेमेंट मतलब कभी कभार ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उस पे भी टीडीएस के प्रोविजन लगा रहे हो। तो एक तो हो गया हमारा सेक्शन 194IA, दूसरा हो गया 194IB और तीसरा हो गया 194M। तो ये तीनों केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो पेयर है वो रेगुलरली बिजनेस शायद नहीं कर रहा हो, तो वैसे केस में भी उस पर टीडीएस के प्रोविजन लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए तो बाकी के जितने भी टीडीएस के प्रोविजन है वहां पे जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर मतलब टान लेना पड़ेगा सरकार के पास से और उसी के बेस पर आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से ये तीनों ही सेक्शंस के अंदर आपको कोई भी टान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेन के बेस पर ये टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर सकते हो और यहाँ पे आपका जो चलन का पेमेंट होगा वही आपका रिटर्न मान लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है 194IA, IB और 194M तीनों ही केसेस में टान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेन के बेस पर आप पेमेंट कर सकते हो टीडीएस का और यहाँ पे अलग से रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं। आपका जो चलन का पेमेंट होगा वही आपका रिटर्न ही मान लिया जाएगा। अब आता है सेक्शन 194N कैश विड्रॉल। तो बेसिकली कैश को कर्व करने के लिए मतलब कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए ये विड्रॉल पे टैक्स लाया गया टीडीएस। बैंक से अगर कोई पर्सन कैश विड्रॉ कर रहा है तो वहां पे 3 करोड़ की लिमिट है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाकी के लोगों के केस में है 1 करोड़। मतलब 3 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा आप विड्रॉ करते हो ड्यूरिंग द ईयर कैश बैंक में से। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, एटीएम ऑपरेटर हो गए, तो उन लोगों के लिए लिमिट नहीं है। पर बाकी के लोगों के लिए 1 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट है। अगर इससे ज्यादा आप विड्रॉ कर रहे हो कैश तो यहाँ पे आपका टीडीएस कटेगा @2%। तो जो बैंक होगा आपको पैसे देगा उसमें 2% टीडीएस काट के बाकी का पेमेंट देगा। तो यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन और रिग्रेस कर लिए गए कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अगर रिटर्न फाइल नहीं किए पिछले 3 सालों के, मतलब 3 सालों में से कोई भी 1 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जो 1 करोड़ और 3 करोड़ जो लिमिट है ये लिमिट हो जाएगी 20 लाख। और यहाँ पे टीडीएस के रेट भी बढ़ाए गए कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपका टीडीएस का रेट होगा 2% और उसके ऊपर जो अमाउंट है उस पे हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि जो पर्सन ने रिटर्न वगैरह फाइल किए हुए हैं उसके लिए 1 करोड़ के ऊपर या फिर 3 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस काटना है। बट जिन लोगों ने पिछले 3 साल में से कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उन लोगों के लिए जो लिमिट है वो हो जाएगी 20 लाख और टीडीएस के रेट भी जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक है 2% और 1 करोड़ के ऊपर है 5%।
और इन केस कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पे 3 करोड़ की लिमिट हो जाती है। अब आता है सेक्शन 194Q परचेस ऑफ गुड्स। तो भाई सर्विसेज के जो पेमेंट हो रहे हैं उस पे तो टीडीएस ऑलरेडी कवर हो गया, बट परचेस ऑफ गुड्स पे भी टीडीएस लेके आए कि जहां पे टीडीएस अगर नहीं कट रहा वहां पे 50 लाख से ऊपर का अगर आप परचेस कर रहे हो किसी पर्सन से तो 50 लाख के ऊपर की जो भी अमाउंट है उस पे 0.1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा अगर आप पेयर हो सेम एज 194A। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है। सेक्शन 206AA क्या कहता है? ये कहता है इट रिक्वायर्स फर्निशिंग ऑफ पैन बाय डिडक्टी टू डिडक्टर फेलिंग विच द डिडक्टर हैज टू डिडक्ट टैक्स एट अ हायर ऑफ फॉलोइंग रेट्स नेमली। तो यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जो डिडक्टर है वो डिडक्टी मतलब जिसका टीडीएस काटा जा रहा है उसके पास से पेन मांगेगा और डिडक्टी को पेन फर्निश करना पड़ेगा। अगर फर्निश नहीं कर रहा है पेन तो उस केस में हायर टीडीएस की प्रोविजन है। क्या हायर टीडीएस होगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन, मतलब प्रोविजन में दे रखा है वो, और एट द रेट और रेट्स इन फोर्स मतलब जो टीडीएस के रेट्स हर साल नए नए आते हैं वो, या फिर 20% और इन केस ऑफ 194Q 5%। इन तीनों में से जो हायर होगा, मतलब सिंपल है कि 20% से ऊपर जहां पे रेट है वहां पे वो ऊपर वाला रेट, बाकी के कम वाले केस में 20% टीडीएस काटा जाएगा इन केस डिडक्टी अपना पेन फर्निश नहीं करता तो। दूसरी चीज कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 197 भी आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, मतलब 2.5 लाख या 2 लाख की लिमिट है, बट कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे 15,000 या 10,000 की लिमिट है और उस पर टीडीएस काट लिया जाता है। तो ऐसे केस में उस पर्सन को टीडीएस की रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस के अंदर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट आप अप्लाई करके ले सकते हो, जहां पे वो लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट आप जो भी आपका डिडक्टर होगा उसको दे दोगे तो वो टीडीएस कम रेट पे या 0 रेट पे काटेगा जो भी सर्टिफिकेट में लिखा होगा उस हिसाब से। वन मोर थिंग, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट करने के बाद पे नहीं किया तो आप कहलाओगे असेसी इन डिफॉल्ट। उसके अलावा आप जो टीडीएस का पेमेंट करना पड़ता है आपको हर महीने की अगली 7 तारीख से पहले या 6 तारीख से पहले, और मार्च महीने के केस में 30 अप्रैल के पहले आपको टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा या टीसीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। वो अगर आप लेट करते हो या लेट डिडक्ट करते हो तो यहाँ पे 1% और 1.5% का इंटरेस्ट का रेट का प्रोविजन है। अब आता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का प्रोविजन, बेसिकली टीसीएस का प्रोविजन। तो यहाँ पे टीडीएस का मतलब हम क्या समझे कि जब पेयर जो है वो पेई को पेमेंट कर रहा है तब टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे टीसीएस के केस में जब आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। मतलब किसी पर्सन से आप पेमेंट ले रहे हो, मतलब जो पेयर है उससे आपको एडिशनल अमाउंट लेना है। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आप ले रहे हो और वहां पे 1% टीसीएस का प्रोविजन है, तो 5 लाख के साथ साथ आपको एडिशनल अमाउंट लेना है। तो ये टीडीएस का एकदम ऑपोजिट है। पढ़ते हैं इसको। तो कुछ केसेस में ये टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो जब भी आप पेमेंट ले रहे हो तो साथ साथ में आपको टीसीएस के रुपए भी लेने पड़ेंगे सर्टेन केसेस के अंदर। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस कवर्ड है? तो लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारी। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वही कलेक्टर होती है। तो गवर्नमेंट जब भी पैसा कलेक्ट करे तो जो पेयर है उसके पास से साथ साथ में 2% टीसीएस भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख। तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो 4 व्हीलर तो 10 लाख से ऊपर की अगर गाड़ी होगी तो जो शोरूम वाला है वो आपसे 1% टीसीएस जो भी टोटल बिल बनेगा उसका 1% एक्स्ट्रा लेगा। तो वो यही प्रोविजन के हिसाब से है कि 10 लाख के ऊपर जो भी मोटर व्हीकल बेची जा रही है तो उस पर 1% टीसीएस अलग से लेना पड़ेगा। ये टीसीएस कलेक्ट करके वो क्या करेगा? आपके नाम में जमा कर देगा और अब जब रिटर्न फाइल करोगे तब इसको क्लेम कर सकते हो एज टैक्स क्रेडिट। इसके अलावा कुछ और केसेस है जहां पे फॉरेन रेमिटेंस आप कर रहे हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। तो यहाँ पे 7 लाख की लिमिट है, 7 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं है, बट 7 लाख के ऊपर जा रहा है तो अलग अलग केसेस में अलग अलग लिमिट है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स आप कर रहे हो 50 लाख के ऊपर, मतलब आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो 50 लाख के ऊपर और वहां पे टीडीएस कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो वैसे केस में आपको जब भी बिल बना के दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना है 0.1% के हिसाब से। हावेवर ये प्रोविजन जो है वो 1/4/2025 से निकाल दिए गए, बट हमारे फाइनेंशियल ईयर में ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 50 लाख के ऊपर अगर आप सेल कर रहे हो तो उस केस में जो भी अमाउंट आप 50 लाख के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा वहां पे आपको 0.1% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सिमिलर प्रोविजन है। अगर टीसीएस के केस में भी अगर पेन कोट नहीं किया जाता तो वहां पे भी 5% और 20% वाला रूल है, हायर रेट पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब पढ़ते हैं एडवांस टैक्स के प्रोविजंस। एडवांस टैक्स बेसिकली क्या है? तो टीडीएस के अलावा भी अगर टैक्स की लायबिलिटी अगर किसी की आ रही है तो वहां पे एडवांस टैक्स कलेक्ट करने के प्रोविजंस दे रखे हैं। एडवांस टैक्स मतलब आपके 31 मार्च खत्म होने से पहले पहले उस साल की इनकम पे जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर एडवांस में आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो ये एडवांस टैक्स किस पे एप्लीकेबल है? एडवांस टैक्स इज पेएबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस
where the amount of such tax payable by the assessee during the year is 10,000 or more for corporates and non corporates। मतलब बेसिकली ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिस पर्सन का इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रही है तो उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लागू हो जाते हैं। हावेवर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम में बिजनेस की इनकम नहीं है उस पे एडवांस टैक्स के प्रोविजन लागू नहीं होते। बाकी सारे केसेस में आप पे एडवांस टैक्स के प्रोविजन लागू हो जाएंगे अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे एडवांस टैक्स जो पे करना है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स बनाए गए हैं। पहला है 15 जून, सेकेंड है 15 सितंबर, थर्ड है 15 दिसंबर, फोर्थ है 15 मार्च। तो यहाँ पे आपका जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वो आपको गिननी पड़ेगी। उसमें से जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है वो आप माइनस करो और जो बाकी की अमाउंट है उसका 15% आपको भर देना है टिल 15 जून, उसका 45% आपको भर देना है टिल 15 सितंबर, उसका 75% भर देना है टिल 15 दिसंबर और बिफोर एंडिंग ऑफ 15 मार्च आपको भर देना है 100%, मतलब पूरा का पूरा भर देना है। बट अगर आप ये नहीं भरोगे तो क्या होगा, तो अगर आप नहीं भरोगे तो आप पे इंटरेस्ट की लेवी की जाएगी। हावेवर 44 एडी और 44 एडीए के जो प्रिजम्पटिव प्रोविजन है इसमें ये पहले 3 जो इंस्टॉलमेंट्स है वो नहीं भरने, सिर्फ 15 मार्च की डेट दे रखी है उससे पहले आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आई रिपीट, सारे के सारे केसेस में अदर देन 44 एडी और 44 एडीए आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है मतलब ग्रॉस टैक्स पेएबल माइनस आपका टीडीएस, जो नेट टैक्स पेएबल आ रहा है उसका 15% जो टैक्स है वो आपका 15 जून तक भर जाना चाहिए। टोटल टैक्स का 45% मतलब ये 15% जो पे कर दिया वो प्लस बाकी का टोटल मिला के 45% भर जाना चाहिए टिल 15 सितंबर, 75% भर जाना चाहिए टिल 15 दिसंबर और पूरा का पूरा भरा जाना चाहिए टिल 15 मार्च ऑफ दैट ईयर। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है 234B के अंदर, एक होता है 234C के अंदर। पहले पढ़ते हैं 234B। attracted for non payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of assessed tax। मतलब आपका जो असेस टैक्स आ रहा है उसका 90% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स भरा है, मतलब 15 मार्च निकल गई और 16 मार्च को आपका जो असेस टैक्स है मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी माइनस आपने जो भी टीडीएस डिडक्ट करवाया है तो जो नेट अमाउंट है उसको कहा जाता है असेस टैक्स। उस असेस टैक्स का 90% अगर आपने नहीं भरा और 15 मार्च निकल गई तो आपको जो बाकी की अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा अंडर सेक्शन 234B। इसका रेट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। दूसरा आता है 234C का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कब लागू होता है, तो अगर आपने ये जो 15% और 45% और 75% और होल अमाउंट ये अगर आपने इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ की, मतलब फॉर एग्जांपल 15 जून को आपने सिर्फ 10% ही भरा, तो जो 3 महीने हैं आपके 15 जून के बाद आप कब भरोगे, 15 सितंबर को। आप कभी भी भरो, आप 15 जून को जो पेमेंट आपका शॉर्टफॉल आ रहा है उसका आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। सेम वे 15 सितंबर को अगर आपका 45% नहीं हुआ तो भी इंटरेस्ट लगेगा। सेम वे 15 दिसंबर को 75% नहीं हुआ तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। हावेवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है, ये इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। अगर ये 15 की जगह 12 होगा तो भी चलेगा, 12 से नीचे जाएगा तभी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम वे ये 45% आपका 36% है और ये 75% और होल अमाउंट के अंदर कोई भी छूट नहीं दे रखी। मतलब अगर आपका एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे आपकी डेट के हिसाब से आपका 15%, 45%, 75% या 100% नहीं होता तब भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। हावेवर ये 15 की जगह 12 होगा तो भी चलेगा, 45 की जगह 36 होगा तो भी चलेगा। 44 एडी और 44 एडीए के केस में 15 मार्च को आपको 100% टैक्स नहीं भरा तो उस केस में आप पे 234C में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बेसिकली ये 1 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स के प्रोविजन देख लिए। अब आता है चैप्टर 8 दैट इज प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये बी में है, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 139(1) दैट इज असेसीज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली। तो नीचे दिए गए असेसीज जो है उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पहले आते हैं कंपनीज और फर्म्स, इनको 100% कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। दूसरे पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसकी बात कर रहे हैं। हैविंग एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हेल्ड एज बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी और हु हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया।
कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी और फर्म नहीं है बट उसका फॉरेन के अंदर कोई असेट है या फिर उसका बेनिफिशियल ओनर है या फिर फॉरेन के अंदर कोई बैंक अकाउंट है या कोई अकाउंट है जहां पे वो साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा इंडिविजुअल HUF AOP BOIs एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जिनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, मतलब ये ऊपर दिए गए पर्सन के अलावा के कोई पर्सन है बट अगर वो पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मोर देन 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट, मतलब तो करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा भर रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ ही साथ करंट अकाउंट के साथ साथ अगर 50 लाख के ऊपर अगर आप सेविंग बैंक में भर रहे हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा आता है हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर मोर देन 2 लाख for himself or any other person for travel to a foreign country, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए अगर आप 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी बेसिकली खरीद रहे हो या फॉरेन की टिकट्स खरीद रहे हो, तो वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर मोर देन 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपका साल भर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से ज्यादा है तो भी आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा इफ टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एज द केस में भी बिजनेस का 60 लाख से ऊपर है तो, और प्रोफेशन के केस में ये लिमिट 10 लाख है। इसके अलावा किसी भी पर्सन का TDS और TCS जो है वो 25,000 से ज्यादा कटा है या फिर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा कटा है तो भी उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से समराइज करूँ तो कंपनी और फर्म्स को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बाकी के जो पर्सन है मतलब इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो अगर उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम जा रही है तो भी उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा अगर करंट अकाउंट में भर रहे हैं या फिर 50 लाख से ज्यादा अगर सेविंग बैंक अकाउंट में भर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, प्रोफेशन कर रहे हैं तो 10 लाख के ऊपर की ग्रॉस रिसीट्स है, TDS और TCS जो कटा है 25,000 के ऊपर, और इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन 50,000 के ऊपर अगर जा रहा है तो वैसे केसेस में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई पर्सन जो है उसकी ये सब क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा बट उसकी फॉरेन में कोई असेट है, फॉरेन में अकाउंट में वो बेनिफिशियल ओनर है या साइनिंग अथॉरिटी है, उसको भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और 2 केसेस, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1 लाख से ज्यादा का खर्चा अगर कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले आप फर्म और कंपनी नहीं हो। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है उसकी ड्यू डेट क्या है, तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ कंपनी के केस में। दूसरा अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब 44 AB के अंदर उसका ऑडिट हो रहा है। या फिर तीसरा केस पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब कंपनी ऐसा पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है और पार्टनर ऑफ द फर्म जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है। इन तीनों ही केसेस में जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो है 31 अक्टूबर। दूसरा केस आता है 30 नवंबर। तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग का जहाँ केस होता है वहां पे 30 नवंबर है और बाकी के लोगों के लिए 31 जुलाई है। तो आपने को याद क्या रखना है, कंपनी के केस में 31 अक्टूबर, ऑडिट वाले केस में भी 31 अक्टूबर, ऑडिट वाली फर्म के पार्टनर के केस में भी 31 अक्टूबर, बाकी के सारे केसेस में 31 जुलाई, बट ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है तो 30 नवंबर। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। इन डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप विद इन द ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 3 दैट इज रिटर्न ऑफ लॉस। तो मैंने आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले उस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करके लॉस को सेट ऑफ करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन द ड्यू डेट। बट वहां पे 2 एक्सेप्शंस थे कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ आपने रिटर्न फाइल किया है आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब विद इन द ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आप सारे के सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो एक्सेप्ट द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अब आता है बिलेटेड रिटर्न। तो अगर आपने विद इन द ड्यू डेट जो 139(1) में दे रखी है फाइल कर देते हो रिटर्न तो उसको कहा जाएगा रेगुलर रिटर्न। बट अगर आप उस डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसको कहा जाएगा बिलेटेड रिटर्न। अब ये बिलेटेड रिटर्न जो है आप कब तक फाइल कर सकते हो, तो यहाँ पे दे रखा है बिलेटेड रिटर्न में बी फर्निश एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर होगा 25-26। अब 25-26 खत्म कब होगा, 31 मार्च 26 को, तो उससे 3 महीने पहले मतलब 31 दिसंबर 2025, मतलब आपका जो रिटर्न फाइल करना है आपको मार्च खत्म हुआ अगले 9 महीने मतलब 31 दिसंबर तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है।
अगर आप विद इन द ड्यू डेट करोगे तो उसको कहेंगे रेगुलर रिटर्न, बट उसके बाद करोगे टिल द 31 अक्टूबर उसको कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। हावेवर कभी कभी ऐसा होता है कि भी आपका असेसमेंट हो गया, मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, उससे पहले आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने सामने से आपको नोटिस देकर आपका असेसमेंट किया है, आपकी इनकम का असेसमेंट किया है। तो वैसे केसेस में तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर आता है रिवाइज रिटर्न। भाई आपने रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसमें कुछ गलती दिखी, मतलब वहां पे कुछ मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को आप करेक्ट करने के लिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? तो सेम जो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो उसी डेट तक आप रिवाइज भी कर सकते हो। आप रिवाइज रिटर्न जो है वो कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, साथ ही साथ बिलेटेड रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब रिटर्न को रिवीजन कितनी भी बार करना पॉसिबल है अप टू दिस डेट्स। अब आता है सेक्शन 234 ए, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो यहाँ पे सरकमस्टेंसेस दे रखे हैं और जहां पे कब से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो यहाँ पे वेयर रिटर्न इज फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जब आपकी ड्यू डेट थी उसके बाद से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जहां पे रिटर्न ही नहीं फाइल किया वहां पे आपका असेसमेंट हो जाता है, तब तक आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। हावेवर अगर आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम है आपने फाइल नहीं भी किया बट आपने जो टैक्स ड्यू था वो भर दिया तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट लगाया नहीं जाएगा। अब आता है अपडेटेड रिटर्न। एनी पर्सन कैन फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, मतलब कबिंग की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एट एनी टाइम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब पिछले 2 साल के आप रिटर्न अपडेटेड फाइल कर सकते हो। अब ये अपडेटेड रिटर्न कब नहीं फाइल कर सकते? तो अगर लॉस का रिटर्न है तो वो आप नहीं फाइल कर सकते। दूसरा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब ओरिजिनल रिटर्न के अंदर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी उससे कम अगर आप लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हो तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका रिफंड आ जा रहा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की वजह से तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न के केस में आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, रिफंड क्लेम करने के लिए भी नहीं कर सकते, या फिर इनकम डिक्रीज करने के लिए भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिकली इनकम इंक्रीज करनी है अगर आपको तो ही आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये कोई क्यों करेगा? पेनल्टीज वगैरह से बचने के लिए। यहाँ पे और भी कई सारी चीजें देखिए, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। फिर आता है डिफेक्टिव रिटर्न। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो सिस्टम जो होता है वो रिटर्न को प्रोसेस करता है और अगर वहां पे जो भी रिक्वायर्ड फील्ड जो थे वहां पे अगर इंफॉर्मेशन नहीं भरी हुई या फिर जो भी अटैचमेंट रिटर्न के साथ जाना चाहिए वो अगर नहीं गया तो वैसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो 15 दिन की आपको मोहलत देगा, 15 दिन का टाइम देगा कि आप उस डिफेक्ट को क्या कर लो, सुधार लो। विद इन 15 डेज अगर आप डिफेक्ट को नहीं सुधारते तो आपको फर्दर टाइम भी दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप उसको नहीं सुधारते तो वैसे केस में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया वैसा मानकर आप पे प्रोविजन लगाए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो भी फील्ड्स भरने चाहिए, जो भी अटैचमेंट्स होने चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो वो रिटर्न को डिफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा। हावेवर असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, एडिशनल टाइम भी दिया जाएगा, पर उसके बाद भी अगर फेल करता है असेसी प्रोवाइड करने में इंफॉर्मेशन या फिर जो डिफेक्ट को करेक्ट करने में तो ऐसे केस में आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव मानकर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया ऐसा मानकर आप पे जो भी पेनल्टी लेट फीस लगाई जा सकती है वो आप पे लगाई जाएगी। 234F करके एक सेक्शन है, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो, मतलब आपका ड्यू डेट चला गया जुलाई या अक्टूबर या नवंबर जो भी है, उसके बाद आप 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वैसे केस में आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। ये लेट फीस कितनी होगी? 5,000 रुपये होगी। हावेवर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो वैसे केस में आप पे मैक्सिमम 1,000 रुपए की ही लेट फीस लगाई जाएगी। तो 1,000 रुपए इन केस ऑफ 5 लाख से कम इनकम है और 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपए की लेट फीस आप पे लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 234F। इसके अलावा एक और चीज, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको हर एक रिटर्न में, हर एक टीडीएस के चलन में आपको कोड करना होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको पैन कोड करना पड़ता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में और कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन को कोड करना कंपलसरी होता है, तो वहां पे आपको पैन को कोड करना है। सेक्शन 139A में दे रखा है। एक और चीज, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर। तो जहां पे आप पैन नहीं कोड कर पा रहे हो तो वहां पे आप आधार भी कोड कर सकते हो, दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोडिंग ऑफ आधार नंबर के रिलेटेड भी कुछ दे रखा है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर हमारे टीडीएस, एडवांस टैक्स और टीसीएस के प्रोविजन देखे, साथ ही साथ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है वो भी अपन ने देख ली।